नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही दिन पहले देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने इस आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। दर्शकों, अपने आप में अगर देखा जाए तो ये पैकेज बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले अगर बात करें तो 5 बड़े, जो विश्व में 5 बड़े राहत पैकेजेस हैं, उनमें से ये एक है। और साथ ही साथ अगर देश की बात करें तो हमारे देश की जीडीपी के 10% के बराबर इस आर्थिक पैकेज को देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें इस आर्थिक पैकेज के पहले चरण की, तो अब से कुछ ही दिन पहले हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी इस आर्थिक पैकेज के पहले चरण की जानकारी दी और 6 लाख करोड़ को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह से विभिन्न उद्योगों को किस तरह से राहत इस पैकेज के जरिए मिलेगी। और आज भी अब से कुछ ही देर बाद वो इसके दूसरे चरण को लेकर अहम जानकारियां साझा करने वाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के इस बड़े राहत पैकेज के बारे में और किस तरह से इस राहत पैकेज ने उद्योग जगत की उम्मीदों पर यह राहत पैकेज खरा उतरता नजर आ रहा है। इस विशेष जो हमारा विषय है, इस पर बात करने के लिए हमारे पास 2 खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक विंडलास जी, जो CII राज्य परिषद के अध्यक्ष है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे दूसरे खास मेहमान है राकेश ओबरॉय जी, जो उद्योगपति हैं, साथ ही साथ समाज सेवी भी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर, और जो प्रधानमंत्री ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है उस पर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें कोरोना संकट के बीच, इस संकट के बीच उद्योगों की बात करें तो किस तरह से प्रभाव आप तमाम उद्योगों पर पड़ता कोरोना काल में देखते हैं? किस तरह से जो उद्योग हैं, जो श्रमिक हैं, उन पर किस तरह का प्रभाव इन 2 से 3 महीनों के बीच पड़ता नजर आया? देखिए, उद्योगों पर इस कोरोना का बड़ा गंभीर और गहरा प्रभाव पड़ा है। सारी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ख़राब हुई है। और साथ ही साथ, क्योंकि 2 ही चीज़ें होती हैं, एक अर्थ और दूसरा श्रमिक जो काम करने वाले हैं, वो दोनों के साथ ही बहुत घटना ऐसी हो गई कि चक्का जो है चलता हुआ पूरा रुक गया, जिसकी वजह से उद्योगों के पास ना कोई आवाजाही है और ना ही माल जा सकता है, और दूसरे जो माल उनके पास पड़े हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं, उनमें भी दिक्कतें आ रही हैं। अब जो अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ा, उसके लिए ये बात देखी जा रही थी कि सरकार द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि उनको राहत मिले, उनको जो पैसा और उसकी ज़रूरत है उसके लिए सरकार उनकी राहत लाए। तो जो सरकार है वो एक सराहनीय कदम है, और उससे समझता हूँ कि उद्योगों को कुछ लाभ होगा और वो चलने में सक्षम होंगे। बिल्कुल। ओबरॉय जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि राहत पैकेज तो अब जारी कर दिया गया है और तमाम उसको लेकर जानकारी भी हमें मिलती जा रही है, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे सर, अगर बात उद्योग जगत की जाए, तमाम जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इन 2 से 3 महीने के बीच, कोरोना संकट के बीच, किस तरह का प्रभाव आपने देखा पड़ता हुआ उद्योगों पर? जैसे मेरे सहयोगी विंडस जी ने बात करी, कोरोना की वजह से जो एक ऐसा माहौल बन गया जो हम किसी ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। एक बिल्कुल ऐसा वातावरण बन गया कि सबको बड़ी भयभीत हो गए कि क्या होगा ऐसे स्थिति में। और हम लोग पीछे 1.5 महीने से, जैसे सब काम बंद थे, तो कुछ आना जाना बंद था, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, लोगों को घर के अंदर ही रहना पड़ रहा था। तो एक पूरा वातावरण ऐसा हो गया था कि लोग समझ रहे थे कि शायद अब सब कुछ नए तरीके से हमको करना होगा। उद्योग जगत पे सबसे ज़्यादा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि वही इकॉनमी को चलाता है, उसी में सब लोगों को रोटी रोजी का ज़रिया मिलता है, और उसी से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, वो सब कहीं ना कहीं उद्योग के साथ जुड़े रहते हैं, और उनमें सब में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। और जो अब हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो राहत पैकेज की वजह से वो आस्ते आस्ते हम उससे बाहर निकलेंगे। बिल्कुल। तो चीज़ें अब लगातार जिस तरह से राहत पैकेज का ऐलान हुआ है, पटरी पर अब आती हुई नजर आएंगी। विंडलास जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, अब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और प्रधानमंत्री ने इसको आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज नाम दिया है। तमाम चीज़ों को यहाँ पर अगर देखा जाए, जिस तरह से निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है उन्होंने भी जानकारी दी, किस तरह से यहाँ पर MSME का ख्याल रखा गया है, कुटीर उद्योगों का ध्यान रखा गया है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए सर, तो इस पैकेज को अब आप किस तरह से देखते हैं? इससे आने वाले समय में कितनी मजबूती हमारे उद्योग जगत को मिलेगी?
देखिए, प्रथम चरण में एमएसएमईज का ही ध्यान रखा गया है, जो कि उद्योग में भारत में विशेषकर एक रीढ़ की हड्डी है उसके उद्योगों की, क्योंकि कम से कम 40% से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो यही सेक्टर देता है। और सबसे ज़्यादा हिट भी दुष्प्रभाव से इसके इसी सेक्टर को मिला है। अभी दिक्कत ये आई है इसके अंदर, बहुत आपने भी देखा होगा कि श्रमिक जो हैं पलायन करके जा रहे हैं, दूसरी जगह से भयभीत हैं। बात केवल यही नहीं है कि अर्थव्यवस्था रुक गई, बात ये भी है कि जान का भी खतरा है, जो उसकी वजह से जितना उसके अंदर लेके चलना की एहतियात रखने की ज़रूरत है, उनको साथ साथ चलते हुए उद्योग को थोड़ा थोड़ा खोला गया है। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे खोलेगा, वो जो रुका हुआ एक अर्थव्यवस्था का पहिया है उसको चलाने के लिए जो गवर्नमेंट ने अभी ये अनाउंस किया है, वो किस तरह से कार्यान्वयन होगा उसके एक रूपरेखा अभी सामने आएगी। तो ये समझता हूँ मैं कि ये अपनी जगह पटड़ी पर आने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा एक वो लिया है, उद्योग जगत इसकी प्रशंसा करता है। बिल्कुल सर, आपसे भी लगभग यही सवाल है। मैं समझता हूँ जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको 5 स्तंभ के ऊपर लिया है सारी हमारी इकॉनमी को, और वो स्तंभ हमारे सारा ओवरऑल ग्लोबल उसमें एस्पेक्ट है, सब कुछ कवर करता है, हर एक चीज़ उसमें उन्होंने कवर करी है। मुझे मतलब इसमें बड़ी खुशी है कि शायद इस सारे पैकेज बनाने के लिए उन्होंने पूरी इसकी स्टडी करी, क्या क्या करना चाहिए, और जो शुरुआत करी है एमएसएमई से, जैसे अशोक जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर जो है वो एमएसएमई सेक्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, और उससे जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनके लिए बहुत एक समस्या का सामना सब कर रहे थे। बड़े उद्योग जो हैं, जो लार्ज स्केल होते हैं, उनके पास अपने हर तरह के और इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें, फाइनेंशियल हर चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, जो कि एक एमएसएमई के पास नहीं रहती। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष रहा कि हम एमएसएमई को पहले उभारेंगे, वो इसी वजह से है कि सबसे ज़्यादा वही अफेक्टेड भी था। दूसरी बात ये, जो सबसे लोअर सेगमेंट में, लोअर मिडिल क्लास है, वो सब एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जो श्रमिक है उनको सीधा तौर पर कहीं ना कहीं फायदा इससे होगा। इवन जो इंडस्ट्रीज, मैं कहूँ जो उद्योगपति भी है, जो वो चला भी रहा है, वो भी लोअर मिडिल क्लास से ही है। ठीक है, ही इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, परंतु साथ साथ ये भी है कि वो उसका एक अपना एक लिमिटेशन है। ही डजंट हैव, इतना उसके पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है कि वो बहुत कुछ कर सके। सो ये बहुत बड़ी सोच है उनकी, और जो उन्होंने पहला स्टेप इसीलिए लिया कि भाई हम पहले एमएसएमई को आगे लाएंगे, और माननीय जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने कल उसकी रूपरेखा खींची है, उसमें आप शायद आगे बताएंगे। तो इसमें एक चीज़ और कही है उन्होंने कि जो कि एक जैसे प्रोविडेंट फंड की उसने दर को 2% से कम किया है, और वो उसकी वजह से अगर उद्योग देंगे तो उनके पास कैश ज़्यादा बचेगा, और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी वो लिया है, रिजर्व बैंक के साथ भी वो चीज़ें की गई हैं। तो ये धीरे धीरे आने में, जो क्या कि उद्योग के पास जो उन्हें फिक्स अपना ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा अगले 3 महीने 6 महीने के लिए, जिससे उनके पास कैश इन हैंड ज़्यादा रहेगा, तो वो अपने दिक्कतों को ओवरकम कर पाएंगे। अब बहुत से बड़ा चैलेंज यही होगा कि एक साथ साथ कि उनको किस तरह से दोबारा नियोजित किया जाए अपने काम को। उद्योगों के सामने ये कठिनाई है, तो उसमें अर्थ, मान लीजिए कहीं भी हमें लाने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ 1 रुपया अगर ट्रांसपोर्ट में लगता था, वो 4 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, वो इस वजह से उनके खर्चे भी बढ़े हुए हैं। तो धीरे धीरे जैसे नॉर्मलाइजेशन होगी, तो उसके अंदर उद्योग फिर अपने उस पर आ पाएंगे। तो ये निरंतर कुछ अरसे के लिए 6 महीने से 1 साल तक ये इनकी जरूरत पड़ेगी। यानी कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 3 से 6 महीने में आने शुरू हो 6 महीने तक आएंगे, 6 महीने तक कम से कम। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सर, आपसे मेरा एक सवाल है, रियल एस्टेट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो निर्माण से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर कंप्लीशन में भी रियायत दी गई है। ऐसे में इससे सीधा सीधा ना सिर्फ जो रियल एस्टेट से जुड़े उद्योग हैं उनको फायदा होगा, आम आदमी को भी इससे एक बड़ा कहीं ना कहीं सहारा देने की कोशिश यहाँ पर सरकार द्वारा की गई है। नहीं, रियल एस्टेट की तो बात यह है कि क्योंकि जहाँ उसमें बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड लोग काम करते हैं, और वो अभी बहुत पलायन कर गए। और एक बात और है कि जो सरकार अभी जितने भी सेक्टर्स खोल रही है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत रखी गई है, वो एक नियम के अंतर्गत है। तो सरकार वो काम बहुत पूरी गति से नहीं चल सकते, लगभग आप समझिए कि 1/3 उस पेस पे चलेंगे।
तो इस वजह से वो धीरे धीरे बढ़ाने की आवश्यकता है, और वो उस सेक्टर को बहुत हिट हुआ है। उस सेक्टर आज की डेट में जिन लोगों के पास जो भी इकोनॉमी से हिट है, एक इंडिविजुअल भी, वो अपना खर्चा पहले अपने सेव करेगा, मुझे आने वाले समय में वो आज इतनी ज़्यादा खरीदारी या चीज़ों में नहीं जाएगा। तो वो, लेकिन ये जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, उनके बीच में अटके हुए हैं, सरकार ने जो राहत उन सेक्टर को दी है, रियल एस्टेट को, वो कम से कम अपना दोबारा शुरू करके पूरा कर सके। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि मैन पावर की भी इस वक्त एक कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोग हैं, वो जो श्रमिक है खास तौर पर, वो पलायन भी कर चुके हैं, तो ये फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। बिल्कुल सर, ऑटोमोबाइल कंपनीज की अगर बात करें और आप वहाँ से आते हैं, इस पर थोड़ा आप हमें जानकारी दीजिए। तो किस तरह से आने वाले समय में अब जितनी राहत यहाँ पर मिलती नजर आ रही, किस तरह की राहत पहली बात तो यहाँ पर आपके सेक्टर को मिली है, और साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह से इस राहत का फायदा आप और आपके उद्योग को मिलेगा? ऐसा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हर एक इकॉनमी में होता ही है। किसी भी देश की यदि इकॉनमी देखी जाए तो ऑटोमोबाइल जो ग्रो कर रहा है तो लगता है कि यहाँ की इकॉनमी ग्रो कर रही है। अपने देश में ऑटोमोबाइल्स का पिछले 2 वर्षों से थोड़ा सा ढीला चल रहा था काम, और उसकी कई वजह थी, उस गहराई में नहीं जाएंगे। सिर्फ ये है कि कोरोना की वजह से जो उसको धक्का लगा है, वो एक बहुत गहरा धक्का, चोट लगी है, और बिल्कुल काम रुक गया है, चाहे वो निर्माता की ओर हो, चाहे वो बेचने वाले को, हम लोग जैसे डीलर्स हैं, हमारे एंड पे हो। दोनों सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में भी और रिटेल में भी, बहुत हाई एम्प्लॉयमेंट होती है, और उसमें ज़्यादातर लोग स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लोग होते हैं। सो वो लोगों को एकदम से अनिश्चितता का एक वातावरण बन गया कि क्या होगा। और जैसे बताया अशोक जी ने कि इस वक्त लोगों के अंदर पैसा खर्च करने के लिए, चाहे पैसा होगा भी, वो रोक के चल रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, और क्योंकि आगे क्लियर नहीं है पिक्चर की क्या 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होगी, तो लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, कह लीजिए, या नई गाड़ी खरीदने के लिए है, वो थोड़ा रोक के चल रहे हैं। हमारे उसमें एमएसएमई में जो कल माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया, उसमें जो उद्योग देहरादून जैसे, मतलब उत्तराखंड या जब लोकल लेवल माना जाए, तो उसमें एमएसएमई सर्विस सेक्टर में हम लोग आते हैं, और वन ऑफ द बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं हम लोगों का तरफ। बहुत लोग, हर एक संस्था में कम से कम 150-200 लोग कार्य प्राप्त करते हैं, और अब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एक तो वो लोग कम होते जाएंगे, दूसरा जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अब चाह रहे हैं कि ऑनलाइन हम लोग गाड़ी बेचें, तो डीलर्स के सामने एक ये भी समस्या है, क्या वो केवल वर्कशॉप ही बन के रह जाएंगी? हमें अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक सर्विस जो डीलरशिप होती है, उसमें गाड़ी कहीं ना कहीं ये नेचर भी कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा कि लोगों की अब डिमांड किस तरह से है। और जो एमएसएमई में सरकार, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कल कहा कि हम 3 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया कि उनको बैंकों से लोन विदाउट गारंटी, हाँ जी, विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। अब उसमें ये होता है कि कोई भी बैंक जब लोन देता है तो सबसे पहले तो वो ये देखता है कि क्या इस पार्टी को जिसको मैं लोन दूंगा या देगी, वो उसकी में अंदर रिपेमेंट क्षमता है कि नहीं। किसी के पास बहुत कुछ एसेट्स होंगे, पर यदि वो एसेट्स प्रोडक्टिव नहीं है, जैसे किसी का घर है या और चीज़ें हैं, और उनसे वो इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो बैंक 2 मिनट को सोचेगा कि मैं ये पैसा कहाँ से मुझे वापस देगा। घर बेच के तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, या कुछ और एसेट बेच के देना, तो वो एक नॉट ए हेल्दी स्टेट है। इसलिए बैंक्स सबसे पहले तो लोन्स बड़े सोच समझ के देंगे। सरकार ने अच्छी पहल करी है, बैंक्स को कहा है कि 3 लाख करोड़ तक सरकार गारंटी देगी, और दूसरा उसमें 4 साल का लिमिट दिया गया है। अब यदि कोई टर्म लोन के रूप में है, टर्म लोन को इसलिए लेता है कि कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसको 4 साल के अंदर रिपेमेंट हो पाएगी कि नहीं, उसके सामने एक समस्या होगी। कोई भी काम बढ़ाएगा करेगा, उसका रिजल्ट्स 3, 4, 5 साल बाद दिखते हैं, तो उसको रिपेमेंट के लिए थोड़ा हमको टाइम बढ़ाना चाहिए था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोगों का कोई भी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, एमएसएमईज के लिए 2 बड़े खर्चे होते हैं, वो है सैलरीज का और इंटरेस्ट कॉस्ट का, फाइनेंशियल कॉस्ट। अब इंटरेस्ट यदि हम लोग बैंक्स उनको कोई रिबेट नहीं देते हैं, सब्सिडी नहीं सरकार प्रोवाइड करती है, तो वो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर बोझ होगा।
आइडियल तो ये होता सरकार यदि ये कह देती कि अच्छा हम 3 महीने का आपकी जो 1.5 महीने से तो काम बंद है, कम से कम 3 महीने का आप सपोर्ट मिल जाता है इंडस्ट्री को कि आपकी हम जो सैलरीज हैं, वेज बिल है, वो हम आपको सब्सिडाइज करते हैं। आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है जो आपको बैंक की लोन की लग रहा है वो गवर्नमेंट वेव ऑफ करती है। तो लोगों को लगता कि मेरे पास कुछ आ गया है, वो आगे चल सकता। हमने उसको थोड़ा पीछे पुश कर दिया बैंक्स का कि आप ठीक है 3 महीने बाद अपनी किस्त दीजिए, बट 3 महीने बाद तो है और 3 महीने में कितनी दूर रह गया, आधा तो पीरियड निकल गया। तो ये चीज़ें हैं जो एक छोटे कारोबारी पर, चाहे वो सर्विस सेक्टर में है चाहे मैन्युफैक्चरिंग में है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ है। और इस वक्त तो सरकार को किसी तरह से फंड इन्फ्यूजन करना चाहिए था। अशोक जी ने कहा प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड में सरकार ने 3 महीने के लिए पहले अनाउंस कर दिया था कि हम दोनों, आपका एम्प्लॉयर शेयर एंड एम्प्लॉय शेयर सरकार देगी, उसको बढ़ा के 6 महीने कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा वो 12% के बजाय 10% हो जाएगा। अब मात्र 2% से बेसिकली वो लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए किया, बट वो आई थिंक इस समय में बहुत कम है जी। होता ये अच्छा कि यदि उसको और बढ़ा दिया जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को आउट ऑफ द वे चल के हमको मिलता है। एक सरकार ने और करा है फंड ऑफ फंड्स का कि स्मॉल MSMEs के लिए इक्विटी के फॉर्म में सरकार देने को तैयार है। उसमें कितने लोग क्वालिफाई करते हैं वो देखने की बात है। प्रोविडेंट फंड में एक चीज़ कल आपने और नोटिस की होगी कि वित्त मंत्री जी ने कहा मात्र 3 लाख MSME यूनिट्स हैं, उसमें लगभग 72 लाख कारीगर या एम्प्लॉयज़ जो है एम्प्लॉयड हैं। तो क्या इस देश में सिर्फ वो इन लोगों को ही वो बेनिफिट मिलेगा? आप देखिए, इमेजिन नहीं कर सकते, मेरे पास एक्चुअली आंकड़े नहीं ऑफ द हेड, बट करोड़ों में लोग हैं जो इसमें आते हैं, तो उनके लिए क्या होगा ये मैं समझता। उसमें जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसके लिए शायद उन्होंने लिया होगा, जो अनरजिस्टर्ड है या दूसरे छोटे उसमें है वो शायद उसमें नहीं कवर हो रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट का जो हिसाब है, जिसमें अगर भारत किसी तरह से ये देखता है कि ग्लोबली जो फाइनेंस अवेलेबल होता है वो बहुत कम इंटरेस्ट पे जो है अवेलेबल होता है। जैसे एक्सपोर्टर्स को लाइबर पे एक मिलता है जो कि लगभग 2-3% के करीब उसका वो इंटरेस्ट बैठता है। तो फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इंडस्ट्री को ये दिया जाना चाहिए थे पैकेज में कि वो लाइबर पे ले आते उसको, ताकि वो उसका जो और जगह से लोड है या और जगह से उसको लगाने के लिए एक्स्ट्रा मिल रहा है तो पैसा वो उस रेट पे मिलता। आमतौर पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस लगी भी होती हैं, कैसे मिला क्या। अब ये देखना पड़ेगा जब पूरी डिटेल्स में चीज़ें आती हैं कि कौन उनको कंडीशंस को कैसे फुलफिल किया जाएगा। उसमें सरकार अगर राहत साथ साथ रहेगी कि रजिस्टर्ड करना इसको कितनी ज़रूरत है वो है उसको देखने के लिए, वो कोई एक ऐसी मैकेनिज़्म बनाने की भी ज़रूरत है ताकि जो हर एक को कोई मतलब अपना ले ले और किसी को ना मिले ऐसी स्थिति ना आए और सबको ही प्रॉपरली मिल सके। बिल्कुल सर, आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप पूरा सिनेरियो किस तरह से देखते हैं, जो राहत मिली है? क्योंकि आधार अगर उत्तराखंड का देखा जाए तो पर्यटन एक मुख्य आधार माना जाता है यहाँ की आर्थिकी का, लेकिन पर्यटन की स्थिति हम भी इस वक्त सब समझते हैं। पर्यटन के अलावा अगर MSME की यहाँ पर बात की जाए, कुटीर उद्योगों की बात की जाए, तो ये राहत पैकेज उत्तराखंड के लिए कितना बेहतर साबित होगा आने वाले समय में? सबसे ज़्यादा आपने ठीक कहा, उद्योग हमारे उत्तराखंड के लिए बैकबोन थी हमारे स्टेट की टूरिज़्म, और कोरोना की इस मार से टूरिज़्म इंडस्ट्री वर्स्ट इफेक्ट हुई है। उनके बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रैवलिंग कम कर दी। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की वजह से लोग डरने कम ट्रैवल करेंगे। तो बहुत सारे होटल इंडस्ट्री में आप देखेंगे बिल्कुल बंद होने के कगार पे हैं। कहने को तो वो भी MSME सेक्टर में ही आते हैं, सर्विस इंडस्ट्री मानी जाती है, और उसमें भी उनको ये राहतें उपलब्ध हैं। परंतु सबसे बड़ी बात कि उनकी लोग आएंगे कि नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। उत्तराखंड इससे ज़रूर बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट करेगा, पर मैं समझता हूँ साथ साथ कुछ हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब से उन्होंने यहाँ आए हैं, उनका शुरू से रहा है कि यहाँ के उद्योगों में कुछ बढ़ोतरी हो,
और हमारे जब पहले उद्योग आए थे उनको एक्साइज ड्यूटी का जो पैकेज मिला था उसका पूरा उन्होंने फ़ायदा लेके वापस जाने शुरू हो गए थे। तो उन्होंने प्रयास किया पिछले 2 सालों में जिससे कुछ उद्योग आए, तो कुछ तो वो स्टेट को मदद कर सकते हैं, जो मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे वक्त पे जब MSME की तरफ से के लिए सरकार ने कर रही है और उद्योगों के लिए, तो उत्तराखंड को शायद थोड़ी सी राहत मिले। दूसरी जो बड़ी राहत है वो मुख्यमंत्री जी की बहुत सोच थी कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र से पलायन बहुत हो गया था और गांव के गांव खाली हो गए थे, वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा था, खंडर से बनने जा रहे थे। अब जो कोरोना की वजह से जो लोग वापस आने शुरू हो गए हैं वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों तरफ देखा जाए तो वो लोग अब उत्तराखंड में वापस आएंगे, अपने अपने घरों में जा रहे हैं। सरकार को बहुत एक्टिवली अब ये करना पड़ेगा कि उनकी मैपिंग करी जाए, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखें। आप देखिए बड़े बड़े शहरों से हमारे उत्तराखंड के जो मूल के लोग हैं वापस आ रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत टेक्निकल स्किल्स होंगी। हम उनको मैपिंग करके उनको उसी तरह के यदि काम दे सकें और उनके घर में ही दे सकें तो ये बहुत हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं समझता हूँ अवश्य कि इसमें ज़रूर वो कुछ ना कुछ देखेंगे। मतलब इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि अच्छी भी एक बात है कि कोरोना की वजह से शायद उत्तराखंड को कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य मिल पाएगा। बिल्कुल सर, आपसे भी यही जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की अगर यहाँ पर बात करें तो कितना पॉजिटिव, अब क्योंकि ये भी है एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में भी अगर देखा जाए इस पूरे कोरोना संकट को, तो उत्तराखंड को लेकर बात की जाए तो अगर पर्यटन को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों के लिए अब आने वाला टाइम कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना फ़ायदा अब इस राहत पैकेज से मिलेगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ अगर आप वैसे देखें कि डेवलपमेंट और उसको नई पटड़ी पे लाने के लिहाज से, तो वो तो राहत पैकेज इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा राहत पैकेज है अगर उत्तराखंड के पूरे हिसाब से देखें, क्योंकि ये पर्यटन इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से हिट हुई है और ये लगातार लगभग पता नहीं 1 साल चले, कितना साल चले, आज तक जितनी भी ट्रैवल है कोई आदमी नहीं कर सकता, उसे पास लेना पड़ता है, कहीं ज़रूरत करने के लिए भी जाता है, डरता है आदमी कि मैं होटल में ठहरूँ, कहाँ करूँ, क्योंकि उसकी ऐसी स्थिति है। दूसरी गवर्नमेंट के सामने ये बड़ी दिक्कत ये भी है कि जब तक, मेरा कहना यह है कि उद्योग तभी लगते हैं नए और वो एक्सपेंड होते हैं जो लगे हुए हैं, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो धरातल पे उतरे। वो हमारा ज़्यादातर कागज़ों पे रह जाता है, उसके अंदर बहुत गहराई से काम करने की ज़रूरत है, बहुत मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है कि ईज़ ऑफ वो से वन विंडो जो है वो एक्चुअल वन विंडो काम करे और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में उसकी सारी इजाज़तें मिलें और इंस्पेक्टर राज जो है वो ख़त्म होना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आने वाले उस समय में मेक इन इंडिया वाली बात है, हम आत्मनिर्भरता की बात ला रहे हैं कि आत्मनिर्भरता कब होगी जब हम एक कम्पिटिटिव प्राइस पे कोई चीज़ पे कॉस्टिंग पे बना सकेंगे। वो तभी बना सकेंगे जब हमारे पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से मौजूद होगा और उसमें हमें सरकार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कानून बहुत पुराने हैं, इंग्लिश एरा के कानून हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा पेनल्टीज़ और दूसरी बनाई गई हैं, कहीं भी उसके ऊपर काम करने वाले के ऊपर जो भरोसा नहीं है, वो इसको इस तरह दृष्टि से देखते हैं कि भाई नहीं, वो एक उसको मतलब एलिगेशन लगता है उस पर फैसिलिटेटर होना चाहिए, सरकार को लेके आना चाहिए। बहुत सारी दुनिया में इकोनॉमीज़ हैं जैसे उन्होंने आगे काम किया है, उसको स्टडी करने के बाद इसके अंदर फलस्वरूप यहाँ डाला जाना चाहिए, जिससे लोगों का उत्साह बढ़े, काम करने का उनके अंदर आए उत्साह और काम कर सके। दूसरी बात आई कि जो लोग श्रमिक जो वापस आए हैं, जो यहाँ के प्रवासी जो बाहर थे, उनके लिए नए काम जो करने, तो उसके लिए बाजार देखना पड़ेगा, उसके अंदर सरकार सहायता हो सकती है। दूसरे हमारे जैसे CII है और दूसरे वो हैं, वो देखेंगे कि ये लोगों का, जैसे भाई साहब ने कहा कि भी कितने मैपिंग होनी चाहिए उनके स्किल्स की, उनके क्या उनके पास वो गुण है, और उसके कोऑपरेटिव्स बना के या उनको उतना पैसा मुहैया करा के उनके वहाँ माल बना सकें, वो ऐसे काम शुरू कर सकें और उनका उत्पादन फिर जाके बाजार में बिक सके, उसका भी कोई एक करना चाहिए। ऐसे ही जैसे, क्योंकि वो इंडस्ट्री उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि कृषि है, ये दोनों ही सेक्टर में इन लोगों को एम्प्लॉय किया जाना चाहिए और नए तो लोग तभी आ पाएंगे कि जो पहले उद्योग लगे हुए हैं वो उद्योग चले,
क्योंकि और दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको नहीं अच्छा, ये स्थिति केवल उत्तराखंड की नहीं है, सभी स्टेटों की है। तो सभी स्टेट अपने लिए काम करेंगी, पूरा करेंगी। अब जो आदमी जितना या जो स्टेट जितना एक्टिव होकर काम कर पाएगा वो जल्दी पहले आ जाएगा और मार्केट को भी पकड़ सकेगा, यही मेरा कहना। बिल्कुल। सर, प्रधानमंत्री के संबोधन पर अगर गौर करें तो आत्मनिर्भर शब्द का उन्होंने कई बार प्रयोग किया। साथ ही तौर पर उन्होंने बोला कि लोकल एंड वोकल स्लोगन जो उन्होंने दिया है कि लोकलाइज हमें प्रोडक्शन चीज़ों का करना चाहिए और उसका हमें वोकल भी होना चाहिए, उसको लेकर प्रचार प्रसार भी उसका होना चाहिए। तो इसको किस तरह से देखते हैं? अब हमारा आयात जो है वो कम हो, निर्यात ज़्यादा हो और साथ ही साथ स्वदेशी जो चीज़ें हैं अब उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने की एक नई मुहिम भी हम लोगों को शुरू करनी है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी कॉल दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और जैसे अभी अशोक जी ने कहा कि कुछ भी कोई आदमी नया काम शुरू करे उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्र है हमारे लिए। कोई भी नया काम करे उसको बहुत आसानी से शुरू कर सके, वो हमारे लिए एक समस्या है। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं बात कर सकता हूँ। तो एक तो सरकार को उसको बहुत ज़रूरी करना है। दूसरी बात, हमारे लोगों के अंदर ये भावना जागृत होनी चाहिए कि हम लोकल प्रोडक्ट ही लें, क्योंकि चाहे उसमें हल्की सी क्वालिटी में कमी भी हो और उसको हम यदि अपनाएंगे तो जो इंडस्ट्री है उसको वॉल्यूम्स मिलेंगी और वो फिर उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि उसमें और इन्वेस्ट करे और उसको क्वालिटी इंप्रूव करे। मुझे एक बहुत पुरानी सी मैंने एक मैनेजमेंट पे किताब पढ़ी थी जापान के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान बिल्कुल ध्वस्त हो गया था और उनके लोग वहाँ कुछ भी उनका माल कहीं नहीं बिकता था और छोटा सा आइलैंड आप जानते हैं वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर भी ज़्यादा नहीं होती है। तो उनके लोगों में ये एक भावना हुई कि कहीं भी बाहर जाते थे तो वो सिर्फ जापानी माल खरीदते थे और यहाँ से जापानी लेके जाते थे, वहाँ इस्तेमाल करते थे। उसमें कोई कमी होती थी तो अपने मैन्युफैक्चरर को बताते थे कि इसमें ये कमी, आप इसको थोड़ा यूँ ठीक करो। तो समय आया कि उन्होंने सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया जापान ने क्वालिटी के मामले में। सो इसी तरह हम भारतवासियों को भी अब थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम अपने देश की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर हमको नाज हो, उस पर हमको गर्व हो, उसको हम इस्तेमाल करें और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक और जो अड़चने हैं वो सब दूर हों। माननीय मोदी जी ने तो कितने सैकड़ों शायद लॉज जो आउटडेटेड थे वो हटाए हैं, पर अभी भी बहुत हैं। और एक बात मैं और कहूँगा कि टैक्स का देखिए, लोगों के हाथ में अब थोड़ा सा जो डर बैठा हुआ है, कोई इंडस्ट्री कोई तभी भी चलेगी। हम एक सप्लाई साइड तो हमने क्रिएट कर दी कि भाई गवर्नमेंट ने पैसा दिया आप बनाओ, जैसे अशोक जी ने कहा खरीदने वाला भी तो चाहिए। आप बना देंगे, खरीदने वाला यदि नहीं हो पाता तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि 2 बातें करें। एक तो जीएसटी में अक्रॉस द बोर्ड कोई 20-25% डिस्काउंट मतलब लेस कर दे फॉर सम पीरियड, लोगों को एक प्रोत्साहन मिलेगा खरीदने का। और दूसरा, इनकम टैक्स स्लैब्स भी बहुत घटा दे, बिकॉज अभी घटाए भी हैं फिर भी इसमें और गुंजाइश है ताकि लोगों को अपने हाथ में पैसा मिले और वो उसको खर्च कर सके। ये मैं समझता। सर, आपसे जानना चाहूँगी उत्तराखंड में वो तमाम कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको लगता है अब उत्तराखंड इन चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है आने वाले सालों में? आप एक उद्योगपति हैं तो किस नज़र से देखते हैं आप वो तमाम चीज़ें जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर हम कुछ अब बेहतर कर सकते हैं, हमारी डिपेंडेंसी औरों पर कम हो सकती है इन क्षेत्रों में? देखिए, ऐसा है, कोई भी क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं है कि जो उत्तराखंड जो काम नहीं कर सकता। लेकिन भारत में भी देखें, उत्तराखंड में भी देखें, अगर जो आत्मनिर्भरता की बात है, अपनी क्वालिटी को अच्छा बनाने की बात है, हम ये समझें कि कोई घटिया क्वालिटी की चीज़ खरीद लेगा, नहीं। अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए अनुसंधान की ज़रूरत है, शोध कार्य की ज़रूरत है। वो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके ऐसे इंस्टीट्यूट्स को खड़ा करना चाहिए ताकि वो बेसिक जगह पे भी जाके हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करा सकें। मैं हूँ, मान लीजिए मैं खिलौने बनाता हूँ, मैं वैसे इंडस्ट्री वहाँ पे जा सकूँ इंस्टीट्यूट में कि मुझे एडवाइस करिए, मुझे कैसे मैं अपने इसको इंटरनेशनल क्वालिटी के तरह से बना सकूँ और इंडिजीनियस तरीके से। तो मुझे वो
एक वहाँ से गाइडेंस मिले, वो चाहे मशीनरी से रिलेटेड हो, चाहे उसको स्किल के रिलेटेड हो, मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट के बराबर हो, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से मिलेगा, कहाँ जाके बेच सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें हमें खोलनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे कि भाई ये रिसर्च इस तरह की हो, हर क्षेत्र के लिए हो। अब आप समझते हैं कि कोई आदमी कृषि में काम कर रहा है कि उसको उगाना है तो वो कितनी फसल दे रहा है, उसकी फसल कितनी ज़्यादा हो सकती है, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी है, दूसरी, उसे मोर एक्टिव किया जाए, वो उसमें जा सके और हर आदमी के पास वो पहुँचे। आज दूरदर्शन है, सारी वो फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से वो उनको जोड़ा जाए। ऐसे ही हर स्थिति में हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक की चीज़ बना सकें किसी भी क्षेत्र में, वो हमारे पास पोटेंशियलिटी है, वो पोटेंशियल है। हमारे इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास ये नहीं है कि मैं किसके पास जाऊं और क्या वेन्यू है, मैं किस तरह से खड़ा हो सकता हूं। तो वो एक क्रिएट करने की ज़रूरत है और उस पर अगर लगातार हमने काम किया तो कोई ये नहीं समझता कि भी कुछ वक्त में हम उस पर इंटरनेशनल लेवल पे आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं, क्वालिटी भी बना सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगली बार एक और विषय पर आप सभी के बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।